हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 41वां और अंतिम भाग। आज की हमारी ये प्यारी सी कहानी समाप्त होने जा रही है, तो आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए हमारी आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनुषा आकर शंकर और लेखा के बीच में बैठ गई। लेखा ने अनुषा का हाथ पकड़कर कहा, तुम आज इस चोपड़ा विला को कितना बड़ा उपहार देने जा रही हो अनुषा, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हम कितने खुश हैं, ये बात भी शब्दों में कहना मुश्किल है। इस तरह शर्माकर आंखें झुकाकर मत बैठो अनुषा, तुम्हारी आंखों में माँ बनने की जो खुशी समाई हुई है हमें भी देखना है। सबसे आंखें मिलाकर बात करो अनुषा। लेखा की बात सुनकर अनुषा बहुत भावुक हो गई। वो लेखा के कंधे पर सर रखकर सिसक पड़ी। लेखा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। लेखा ने अनुषा का सिर उठाकर आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं है, मन में भी कोई पछतावा नहीं रखना है, हमेशा खुश रहना है, सकारात्मक सोच रखना है। मेरा भतीजा बिल्कुल खुशमिजाज होना चाहिए। शंकर ने हंसकर कहा, मेरी भांजी बहुत सुंदर और खुशमिजाज होनी चाहिए। इतनी देर बाद अनुषा ने कहा, जो भी आए हैं मैं चाहती हूँ कि लेखा की तरह सुंदर मन हो, हिम्मत वाली हो या हिम्मत वाला हो। लोग उसे देखकर कहें कि देखो लेखा की भतीजी या भतीजा जा रहा है। अनुषा की बातें सुनकर आज निर्भय की आंखें खुशी के आंसू से भीगने लगी। अंगुली से आंखों के कोरे निकल आए। आंसू पोंछते हुए निर्भय ने कहा, मैं भी चाहता हूँ जो भी आए लेखा की तरह सुंदर मन हो और हिम्मत वाला या हिम्मत वाली हो। लेखा के जीवन पर जिस हिम्मत का परिचय दिया वह हर बच्चे के लिए एक मिसाल है। इतनी देर बाद जूही ने कहा, जो भी आए स्वस्थ और सुंदर हो, उसकी लंबी उम्र हो, वो किसी के जैसा नहीं हो, खुद अपने जैसा हो, उसकी एक अलग पहचान हो, वो चोपड़ा विला और चोपड़ा एंड सन्स कंपनी का एक चमकता हुआ सितारा हो। लोग देखकर कहे, वो देखो आदित्य और जूही का पोता या पोती जा रही है। खुशी से सीना चौड़ा हो जाएगा हमारा। बिल्कुल ठीक कहा मम्मा आपने, आने वाला बच्चा किसी के जैसा भी नहीं होना चाहिए, खुद वो अपने जैसा, वो अपनी पहचान खुद बनाए, किसी को किसी के जैसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान का अपना अलग वजूद होना चाहिए, लेखा ने कहा। शंकर ने भी खुश होकर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने लेखा, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। गायत्री ने खुश होकर कहा, आप लोगों की खुशी और उत्साह देखकर तो मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी मन में समा नहीं रही है। इतनी गलती करने के बाद मेरी बेटी को इतना प्यार मिलेगा इस घर में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, मैं इतना चाहती थी कि मेरी बेटी जहाँ पर भी है खुश रहे और दूसरों को खुशियाँ दे, मगर इतना प्यार भी उसके नसीब में था ये सोचा नहीं था। मैं उसे समझाती थी कि तुम बहुत नसीब वाली हो, अपने आप को बदल लो, देखना बहुत प्यार मिलेगा। मेरी बेटी ने मेरा मान रखा, ईश्वर को मैं क्या कहकर धन्यवाद दूँ समझ में नहीं आता। मम्मी की बात सुनकर अनुषा ने कहा, मम्मी इन सबको समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती की। आखिर मुझे ये बात समझने के लिए समय ने मजबूर किया। मेरे साथ अगर हादसा नहीं होता तो शायद मुझे कभी समझ में नहीं आता और मैं जिंदगी में बहुत कीमती लोगों को खो देती, निर्भय का प्यार खो देती। वेंकटेश ने कहा, चलो जो भी हुआ वो सब भूल जाओ, समय ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया, ये क्या कम है, नहीं तो जिंदगी भर लोग गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी को आखिर अपनी गलती समझ में आ गई। जूही ने जवाब दिया, वेंकटेश ये आपकी बेटी अब मेरी भी बेटी है, इसीलिए आप लोग मेरी बेटी को और परेशान मत करो। जो बात बीत गई उस बात को लेकर हम और कोई बात नहीं करेंगे, हम केवल आने वाली खुशी के बारे में बात करेंगे। आप लोग चलिए, लंच का टाइम हो रहा है। लंच तैयार है, आज हम सब लोग एक साथ मिलकर लंच करेंगे। बहुत समय के बाद ऐसा मौका आया है, इस मौके को खुशी से भर दीजिए। वेंकटेश ने कहा, बिल्कुल सही कहा जूही जी आपने, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, खाकर मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। अभी तो 2 दिन तक जेटलैग रहेगा, खाएंगे और सोएंगे। गायत्री ने कहा, जूही जी क्या शाम को हम मंदिर जा सकते हैं? ईश्वर ने खुशियों से हमारी झोली भर दी, इसीलिए मैंने सबकी खुशी के लिए मन्नत मांगी है। चोपड़ा विला में खुशी लौट आई, अनुषा में परिवर्तन आया, सब ईश्वर का ही देन है, इसीलिए सबके सामने माथा टेक कर मैं जी भरकर धन्यवाद देना चाहती हूँ। जूही ने कहा, बिल्कुल जा सकते हैं, आप जर्नी करके आए हैं, आप अगर जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। कौन कौन जाना चाहता है शाम को मंदिर? लेखा ने उत्साहित होकर कहा, मैं जाना चाहती हूँ। शंकर ने भी खुश होकर कहा, मैं भी जाना चाहती हूँ।
निर्भय क्यों पीछे रहता? निर्भय ने खुश होकर कहा, मैं भी जाऊंगा, ईश्वर को जी भर के धन्यवाद दूंगा। अनुषा ने धीरे से कहा, मुझे भी जाना है, मैं भी ईश्वर के चरणों में माथा टेककर उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। आदित्य क्यों पीछे रहता? उसने भी कहा, मैं भी चलूंगी वेंकटेश जी, आप भी चलिए, फिर आकर खूब सो लेना। हंसकर वेंकटेश ने कहा, जब आप सब लोग जा रहे हैं तो मैं अकेला क्या करूंगा? मुझे भी ईश्वर के दर्शन करके उनको धन्यवाद देना है। मेरी बेटी को सुरक्षित सुंदर घर मिला है तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ईश्वर की असीम कृपा के लिए मुझे भी उनके चरणों में माथा टिकाना है। जूही ने गायत्री की ओर देखकर कहा, देखा गायत्री जी सब तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए। सब लोग बहुत खुश है, ये खुशी हमें ईश्वर के साथ भी बांटना चाहिए। ठीक है, फिर सब लोग चलिए लंच करने। लंच करके थोड़ी देर आराम कर लेना, उसके बाद हम 5 बजे निकल चलेंगे मंदिर। निर्भय, शार्दुल, लेखा और शंकर चारों जोर जोर से चिल्लाने लगे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। बड़ी खुशी का दिन आया रे, सब मिलकर नाचो गाओ रे, भगवान के सामने माथा टिकाओ रे। चोपड़ा विला में सबकी आवाज गूंज रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सबने बहुत बड़ा जंग जीत लिया। जिंदगी की पेचीदगी को समझना और इंसानी फितरत को समझना किसी जंग जीतने से कम भी नहीं है। जिसने ये जंग जीत लिया वो जीवन में सबसे कीमती धन पा लिया। यह जंग जीतने के बाद मन में कितनी शांति मिलती, ये बात अनुषा से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी का जंग हारते हारते आखिर अनुषा को जीत मिल ही गई। आज सभी जीत की खुशी मना रहे हैं। चारों की पागलपंती देखकर वहां बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आज पूरा चोपड़ा विला केवल हंसी की आवाज गूंज रही है। चोपड़ा विला का कोना कोना खुशी की महक से महक रहा है। बहुत समय के बाद आज सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने बैठे। सबके चेहरे पर खुशी और पेट में भूख थोड़ी ज्यादा ही है, क्योंकि दिल में अगर खुशी हो तो मन में शांति होती है। ऐसे में भूख ज्यादा ही लगती है। अगर सामने मनपसंद खाना हो तो भूख को भी हाथ पांव फैलाने का मौका मिल जाता है। मंदिर जाने के लिए सभी तैयार हो गए। दादी निशा और नानी प्रतिभा भी आज सज धज कर तैयार हो गई। मंदिर जाने की बात हो तो दादी निशा और नानी प्रतिभा कभी पीछे नहीं रह सकती। वैसे तो दोनों मिलकर अक्सर मंदिर जाया करती है। मंदिर के अहाते में शांतिपूर्ण वातावरण में बैठकर दोनों सुख दुख की स्मृतियों का पिटारा खोल देती है। आज सबके साथ मंदिर जाने की बात तो कुछ अलग ही है। ऐसा लगा जीवन में पहली बार चोपड़ा विला में गहमा-गहमी है और हंसी-खुशी के फुहारे छूट रहे हैं। अनुषा को लेकर सब उल्लासित है तो साथ ही शंकर और लेखा विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए सबके मन में आनंद की लहरें उठ रही है। दादी निशा को वो दिन अभी भी याद है जब जूही और आदित्य के विवाह के पश्चात वो प्रतिभा के साथ एक दिन मंदिर गई थी। मंदिर के शांत वातावरण में बैठकर दोनों ने अपनी अपनी स्मृतियों का पिटारा खोल दिया था। आज फिर दादी निशा का मन इस मंदिर के अहाते में बैठकर की गई बातों की स्मृतियों में खो गई। पहले दादी निशा ने एक लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, प्रतिभा जी, आपको बताने में अब मुझे कोई दुविधा नहीं है, आप मेरी सहेली पहले, उसके बाद समझन। जीवन के 7 दशक निकल गए। सच्चे मायने में आज चोपड़ा विला घर जैसा लग रहा है। आपकी बेटी ने पूरे घर को एक प्यार के बंधन में बांध दिया है। उसके प्यार के महक से घर महकता है तो महक में मेरे रोम रोम को भी महका जाती है। ये खुशी बहुत पहले हमारे घर आ सकती थी, मगर हमने जूही को समझने में बहुत गलती की। असल में आदित्य के पापा ने हमेशा मुझे अपनी इच्छाओं तले दबा कर रखा। मैं कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात नहीं कह पाई। अगर उनके विरुद्ध कोई बात करती तो नतीजा ये होता कि घर रण क्षेत्र बन जाता और मुझे बहुत अपमानित होना पड़ता। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की होकर भी ऐसा जीवन जी रही थी जैसे अशिक्षित लड़कियां हमारे समाज में जीवन जीती है। जब पीकर घर में आते थे तो पूरे शयन कक्ष में दुर्गंध फैल जाता। ऐसा लगता था जैसे मैं एक कैदी हूँ। मन करता था कि कैद तोड़कर कहीं भाग जाऊं। मेरे इकलौते बेटे आदित्य को जीवन को भी तो एक तरह से नरक बना दिया था। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि देर ही सही मगर आदित्य का जीवन जूही के प्यार से महक रहा है। एक लंबी सांस लेकर प्रतिभा ने कहा, नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। निशा जी, मैंने भी तो प्रेम करके विवाह किया था। जूही के पापा एक प्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर थे, मगर घर में किसी
क्रूर शासक से कम नहीं थे, मुझे भी उनकी इच्छा अनुसार जीने पर मजबूर होना पड़ता था। सच्चाई की लड़ाई लड़ते-लड़ते वो भूल गए थे कि उनका एक परिवार भी है। आज इस शहर तो कल उस शहर, उनके पीछे-पीछे मैं भी भागती रही। इसी भागम-भाग में मैं जूही की परवरिश ढंग से नहीं कर पाई। अपने माता-पिता पर जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया था। नतीजा ये हुआ, प्यार पाने की चाह में जूही का कदम गलत दिशा में पड़े। उसके पापा ने तो अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की, हमेशा जूही को ही दोष देते रहे। उसके पापा चाहते थे आदित्य से जूही की शादी बहुत पहले हो सकती थी। जूही को मैंने आदित्य के लिए बहुत तड़पते देखा है। आंखों में आंसू आने नहीं देती थी, पी जाया करती थी। ऊपर से दिखाती थी कि आदित्य से नफरत है, मगर अंदर से उसके प्यार के लिए टूटती थी। मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी को भला मैं समझने में गलती कैसे कर सकती हूँ। आखिर उसके पापा के चले जाने के बाद ही आदित्य से उसका विवाह संभव हुआ, वरना क्या होता नहीं मालूम। सच में प्रतिभा जी, आदित्य और जूही के प्यार में आपसी समझ को देखकर ऐसा लगता है जीवन साथी हो तो ऐसा, एक दूसरे के लिए सम्मान हो। सम्मान के बिना अगर कोई दावा करता है कि प्यार है तो वो झूठा दावा है। बिल्कुल सच कहा निशा जी आपने। मैंने भी तो आदित्य के पापा के प्यार को सच्चा प्यार समझा था, मगर सच्चे प्यार ने तो एक दूसरे की पसंद नापसंद को भी ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे के विचार को सम्मान दिया जाता है। जहाँ सम्मान नहीं वहाँ प्यार कैसा। इस उम्र में प्यार का अर्थ सही मायने में समझ नहीं आता। समझते समझते जिंदगी गुजर जाती है। आज आदित्य और जूही को देखकर लगता है सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। आज दादी निशा ने वही साड़ी पहनी जो अपनी शादी के समय जूही ने उन्हें उपहार दिया था। निशा के लिए ये साड़ी केवल एक उपहार नहीं है, उसमें उनके प्रति जूही का प्यार सम्मान के धागे जुड़े हुए हैं। आज नानी प्रतिभा ने वही साड़ी पहनी जिसे अपनी बेटी की शादी के समय लेखा ने पसंद करके बड़े प्यार से उन्हें उपहार दिया था। इस साड़ी से प्रतिभा को अपनी नातिन के प्यार की महक आती है। जब भी ये साड़ी पहनती है, प्यार की महक सांसों में घुल जाती है। रेखा शंकर की पसंद की डिजाइनर साड़ी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही है। शंकर ने लेखा की पसंद का कुर्ता पायजामा पहनकर बिल्कुल स्वदेशी लग रहा है। जूही ने भी आदित्य की दी हुई बैंगनी कलर की कांजीवरम साड़ी पहनकर लेखा की बड़ी बहन लग रही है। आदित्य भी जूही की पसंद का कुर्ता पजामा पहनकर निर्भय का बड़ा भाई जैसा लग रहा है। शंकर के मामा मामी दोनों आज भारतीय वेशभूषा में सुशोभित है। अनुषा साड़ी न पहनकर निर्भय की पसंद का सलवार कुर्ता पहनी, साथ में दुपट्टा भी ओढ़ ली क्योंकि सबके सामने उसे थोड़ी शर्म आ रही है। निर्भय अनुषा की पसंद का कुर्ता पजामा पहना। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज शार्दुल ने अनुषा का दिया हुआ कुर्ता पजामा खुशी खुशी पहना। शार्दुल को देखकर सब लोग मुंह दबाकर हंसने लगे, तो उसने झट से पूछा, मैं क्या बंदर लग रहा हूँ जो आप लोग हंस रहे हैं? हंसते हुए लेखा ने कहा, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो लग रहे हो। बॉलीवुड के हीरो जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसे ही कुर्ता पजामा में दिखते हैं। मंदिर जाकर माथा टिका लेना तो बिल्कुल 100% बॉलीवुड हीरो लगोगे। मुझे पता है लेखा दीदी। नहीं भाभी, आप अपने इतने शरीफ और हैंडसम देवर के साथ मजाक कर रही हैं। अभी अगर उर्मी होती तो वही सही तारीफ करती। आप लोगों ने उर्मी और उसके परिवार को क्यों नहीं बुलाया? जोर से हंसते हुए निर्भय ने कहा, उर्मी से मिलने के लिए दिल बेताब है तो मैं तुम्हें उनके घर ले चलूंगा। ब्रदर इन लॉ, फिर तो मंदिर से ही मुझे उसके घर जाना है, उसे भी तो प्रसाद खिलाना चाहिए। शंकर ने शार्दुल की पीठ पर एक चपत मारते हुए कहा, बड़ा बदमाश हो गया है। कॉलेज में पहुंचते ही लड़कियों के पीछे भागना शुरू हो गया। पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दिया कर, तुझे भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। बिग ब्रो, मम्मी पापा सबके सामने आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ना ना बाबा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं पढ़ना। पूरी जिंदगी किताबों के बीच में किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहना। मैं तो जिंदगी को बिंदास जीना चाहता हूँ। फिर तो तुम उर्वशी आंटी का दामाद नहीं बन पाओगे। बेरोजगार लड़के से अपनी बेटी की शादी उर्वशी आंटी नहीं करने वाली। लेखा ने हंसते हुए कहा, तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। शार्दुल ने थोड़ा शर्मा कर कहा, अभी से आप शादी की बात कर रही हो भाभी? मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। निर्भय ने हंसते हुए कहा, शाला साहब, रंग ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे कि आप बहुत छोटे हैं। जूही बीच में बोल पड़ी, अरे तुम सब मिलकर उसके पीछे क्यों पड़े हो? अभी हमें मंदिर जाना, थोड़ी धार्मिक बातें सोचकर मन को शुद्ध बना लो। शार्दुल ने मुस्कुराकर कहा, जूही आंटी आप बहुत अच्छे हैं। एक आप ही है जो मेरे मन को समझती है। शार्दुल की बात सुनकर फिर सब लोग जोर जोर से हंस पड़े। हंसी की आवाज चारों ओर गूंजने लगी।
इतनी देर बाद लेखा ने जब दादी निशा और नानी प्रतिभा को देखा तो पास आकर चहक पड़ी। वाह दादी और नानी, आप दोनों आज बिल्कुल बॉलीवुड की पुरानी हीरोइन लग रही हो। एक माला सिन्हा को, एक वहीदा रहमान, सब लोग देखो दोनों कितनी अच्छी लग रही है। खुशी से दोनों के गाल बिल्कुल लाल टमाटर हो रहे हैं। कौन कहता है कि उम्र शरीर पर हावी होती है। लेखा की बात सुनकर दोनों थोड़ा शर्मा गई। दोनों को शर्माते हुए देखकर जूही ने कहा, क्यों, उम्र हो जाने के बाद सच नहीं सकते? तुम ऐसा क्यों कह रही हो लेखा? मोम को तो मैंने यंग एज में देखा है, बिल्कुल माला सिन्हा जैसी ही लगती थी जब तैयार होकर डैड के साथ कहीं जाती थी। जूही की बात सुनकर आदित्य बोल पड़ा, मुझे भी याद है जूही, मोम जब तैयार होकर डैड के साथ पार्टी में जाती थी तब बिल्कुल वहीदा रहमान लगती थी। निशा ने कहा, तुम दोनों थोड़ा ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे हो, सबके सामने हमें शर्मिंदा कर रहे हो। गायत्री ने कहा, सचमुच आंटी, अब दोनों बहुत सुंदर लग रही है, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीदा रहमान का वो गाना याद आ गया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सचमुच बच्चों के जीवन में इतनी खुशियां देखकर और भी बहुत साल जीने का मन है। निर्भय के बच्चे और लेखा के बच्चे के साथ खेलने का बहुत मन है। पता नहीं तब तक जिंदगी रहेगी कि नहीं। निर्भय ने कहा, मैं आज ईश्वर से आप दोनों की लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगा ताकि हमारे बच्चे के साथ आप लोग खेल सके, खुशियां मना सके। शंकर ने खुश होकर कहा, बिल्कुल दादी और नानी, आप दोनों को तो हमारे बच्चे की देखभाल करनी है, हम दोनों तो अपनी जॉब में बिजी रहेंगे। दामाद जी, आप तो अमेरिका में रहेंगे, फिर आपके बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे हम? निशा ने कहा, जब हमारा बच्चा आने वाला होगा आप दोनों को अमेरिका ले जाएंगे, कुछ महीने हमारे पास रहना, अमेरिका घुमाकर दिखाएंगे। निशा और प्रतिभा का दोनों खुश हो गई शंकर की बात सुनकर। खुशी से कहा, फिर तो हमें जल्दी से लेखा हो और आपके बच्चे का मुंह देखना, बहुत देर करोगे तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। लेखा ने शर्मा कर कहा, आप दोनों जल्दी कहीं नहीं जाने वाली, हमारे बच्चे के आने तक इस दुनिया में रहना है। अब चलो सब मंदिर में, पूजा पाठ प्रार्थना करने में समय लगेगा। आदित्य ने कहा, हो गई बातचीत सबकी, तब चलो, जाने में भी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से ज्यादा लगेगा पापा, मैं आराम से गाड़ी चलाने वाला हूँ। अनुषा हमारे साथ है इसलिए जल्दी गाड़ी नहीं चला सकता। निर्भय अनुषा के लिए इतना सोचता जानकर सबके चेहरे पर मुस्कान की किरण फैल गई। आदित्य ने कहा, तुम अनुषा के साथ लेखा और शंकर को लेकर बैठ जाओ। शार्दुल ने उछलकर कहा, मैं भी ब्रदर इन लॉ की गाड़ी में बैठने वाला हूँ। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम सब एक गाड़ी में बैठ जाओ, मेरे इनोवा में बाकी सब लोग बैठ जाएंगे। आज पूरा परिवार और सगे संबंधी सभी मिलकर मंदिर की ओर चल पड़े। ईश्वर के चरणों में माथा टेककर शंकर और लेखा के सुखी जीवन की प्रार्थना करने और चोपड़ा विला में आने वाले नए मेहमान के लिए स्वस्थ जीवन की कामना करने, सभी मन में असीम श्रद्धा और इच्छा लेकर खुशी खुशी गाड़ी में जाकर बैठ गए। लेखा और शंकर की शादी की पार्टी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। सबको ये जोड़ी बहुत पसंद आई। दोनों के चेहरे पर धीर गंभीरता देखकर सबको बहुत अच्छा लगा। पार्टी का इंतजाम भी इतना अच्छा था कि सब लोग गदगद हो गए। आदित्य ने कोई कमी नहीं रखी, किसी को शिकायत करने का मौका नहीं दिया। सब लोग पार्टी में खुश होकर अपने अपने घर चले गए। इस पार्टी में सूर्यांश अपनी वाइफ निमिषा के साथ आया था। उसके माता पिता अभिनव अरोड़ा और गीतांजलि भी आए थे। शंकर और लेखा की जोड़ी देखकर इन लोगों ने भी जी भरकर आदित्य और जूही को बधाई दी। किसी ने भी बधाई देने में कंजूसी नहीं की। सभी मेहमान लगभग जा चुके हैं। अभिनव और गीतांजलि दोनों आदित्य और जूही से जाने से पहले विदा लेने आए। आदित्य ने खुश होकर कहा, अच्छे से पार्टी एंजॉय किया तुम लोगों ने? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से एंजॉय किया, तुमने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया। आदित्य का भी दिल खुश हो गया। अभिनव अरोड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पार्टी तो शानदार थी ही, जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है कि जितनी तारीफ करूँ कम है। गीतांजलि ने खुश होकर कहा, मगर उसके मन में एक शक है, ये सोचकर कि वही लेखा है जिससे पहले हमें सूर्यान से रिश्ता करने के लिए मना किया था। बाद में हम लोग तैयार भी हो गए थे, मगर माँ बेटी को कितनी अपमानजनक बातें सुननी पड़ी थी। लेखा ने तो अपमानित होकर रिश्ता ही तोड़ दिया। हमारी बहू भी अच्छी है, मगर लेखा जितनी अच्छी भी नहीं है, इतने अच्छे संस्कार नहीं है। लेखा हमारे घर में आती तो बात कुछ और होती, मगर गलती तो हम लोगों से हुई है, अब गलती की सजा भुगत भी रहे हैं।
निमिषा को तो अपने ससुराल से ज़्यादा मायके से प्रेम है, और होगा क्यों नहीं। इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती लड़की है, इकलौती वारिस है। हम लोग बिजनेसमैन की लड़की को बहू बनाना चाहते थे, बना लिया। देख लिया अमीर घर की लड़की को बहू बनाकर। ज़्यादा समय तो अपने मायके में रहती है। हम दोनों तो नाम मात्र के सास ससुर है। सूर्यांश तो दो पाटों के बीच में पिस रहा है। सूर्यांश की ऐसी जिंदगी के लिए हम दोनों जिम्मेदार है। खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो गीतांजलि, चलो अब चलते हैं, बहुत रात हो गई। ये लोग भी थके हुए हैं। अभिनव अरोड़ा ने गीतांजलि को कहा तो वह जैसे नींद से जाग उठी। हाँ हाँ चलो, सूर्यांश और निमिषा कहाँ है? हम लोग आपके पीछे ही खड़े हैं मम्मा, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। सूर्यांश तुम इतने चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम्हें हमारी पार्टी अच्छी नहीं लगी क्या? जूही ने सूर्यांश को चिंतित देखकर पूछा। नहीं आंटी, पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया। शंकर और लेखा की जोड़ी तो बिल्कुल वैसी है जैसे मेड फॉर ईच अदर। जितनी तारीफ करूं कम है। सूर्यांश की बात सुनकर निमिषा को थोड़ी सी जलन होने लगी। उसने तुरंत कहा, क्यों, हमारी जोड़ी अच्छी नहीं है क्या सूर्यांश? हम भी तो मेड फॉर ईच अदर है। निमिषा की बात सुनकर सूर्यांश सोचने लगा, तुम अच्छी हो मगर लेखा जैसी नहीं हो। लेखा जितनी एजुकेटेड है उतनी ही समझदार भी है। जूही आंटी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए उसको। अमेरिका जाकर वो और ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन गई, जो उसके चेहरे से स्पष्ट झलकता है। निमिषा, तुमने अपनी गलती समझी, मगर मम्मी पापा को ये बात समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उन्हें अभी तक नहीं पता कि तुम माँ बनना चाहती हो। मैं भी बताना भी नहीं चाहता। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो अचानक मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। क्या सोच रहे हो सूर्यांश? मैंने कुछ कहा, तुमने जवाब भी नहीं दिया। हाथ पकड़कर झकझोरा सूर्यांश को निमिषा ने। हाँ हाँ निमिषा, हमारी जोड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है। मेड फॉर ईच अदर, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है, मुझे जम के नींद आ रही है। जूही आंटी को शंकर और लेखा की सुहागरात की रस्में भी तो निभानी है। तुम्हें ये सब मालूम है सूर्यांश? ऐसा लगता है तुम लेखा को लेकर अभी भी बहुत सोचते हो। थोड़ा सा नाखुश होकर निमिषा ने कहा। मेरी बचपन की दोस्त है, इतना तो सोच ही सकता हूँ। तुम इससे गलत तरीके से मत लेना निमिषा। फिर तुम दोनों आज हमारे घर में रुक जाओ सूर्यांश। मम्मी पापा को जाने दो। तुम दोनों भी रुक जाओगे तो मस्ती थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी। निर्भय को भी बहुत अच्छा लगेगा, जूही ने खुश होकर कहा। पीछे से आता हुआ निर्भय ने सारी बातें सुन ली तो खुश होकर कहा, बिल्कुल सूर्यांश, मम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा। आज तुम लोगों को मैं जाने नहीं दूंगा। तुम दोनों को रुकना है। शंकर और लेखा स्वागत बनाएंगे, हम लोग रात भर मस्ती करेंगे। क्यों अनुषा, तुम्हें थकान तो नहीं हो रही? रात जाग सकती हो ना? बिल्कुल जाग सकती हो। ऐसा खुशी का मौका बार बार तो नहीं आता। रुक जाओ निमिषा, खूब मजा आएगा। रात भर बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, अनुषा ने भी मस्ती के मूड में कहा। फिर तुम लोग रुक जाओ सूर्यांश और निमिषा, हम लोग निकलते हैं। लेट्स गो गीतांजलि, अभिनव अरोड़ा ने खुश होकर कहा। ओके बाय, गुड नाइट। गीतांजलि और अभिनव अरोड़ा हाथ हिलाते हुए निकल पड़े। अभिनव अरोड़ा चुपचाप गाड़ी चला रहा है और बगल की सीट पर गीतांजलि बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी हुई है। आज दोनों के मन में ही एक बात को लेकर तूफान उठा हुआ है। दोनों के मन में अतीत को लेकर एक पछतावा है। सूर्यांश के साथ निमिषा की शादी के पश्चात ही दोनों को पता चल गया था कि कितनी बड़ी भूल हुई है उनसे, मगर आज और अधिक अपनी भूल का पछतावा हो रहा है। चुप्पी जब और अधिक बढ़ने लगी तो गीतांजलि ने पहले बात की। शंकर और लेखा की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही थी ना। सोच की दुनिया से बाहर आकर अभिनव अरोड़ा ने कहा, हाँ बहुत अच्छी है। दोनों की बहुत इंटेलेक्चुअल लग रहे थे। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उनके प्यार में बहुत गहराई है। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखा इस रिश्ते को समर्पित होकर निभाएगी। दोनों बहुत ही खुश है एक दूसरे को पाकर। अभिनव, हमने जो किया लेखा के साथ अच्छा नहीं किया। उसने भी अपमान का जवाब बहुत अच्छे से दिया। हमारे और समाज के मुंह पर तमाचा मार दिया। हमने एक हीरा खोया और कांच को चुन लिया। एक लंबी सांस ली गीतांजलि ने। अब मुझे अफसोस होता है कि क्यों हमने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था शादी तय करते समय। अगर उनको नहीं बुलाते तो आज लेखा हमारी बहू होती और घर में सुख शांति होती। निमिषा तो हमें बिल्कुल कठपुतली बनाकर अपने इशारों पर नचा रही है। सूर्यांश बेचारा भी उसके पीछे पीछे नाचता फिरता है। उदासी में भी अभिनव अरोड़ा हंस पड़ा। और क्या करेगा सूर्यांश बेचारा, बड़ी ऊंची नाक हो रही थी ना हम लोगों की, उसी नाक में नकेल डालकर अपने पीछे घुमा रही है निमिषा। वक्त वक्त की बात है, सबका एक दिन वक्त आता है। वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता। कल हमारे साथ था तो आज लेखा के साथ है। जूही और आदित्य तो दादा दादी बनने जा रहे हैं, मगर हमारे सूर्यांश की शादी पहले हुई।
और अभी तक हमारा घर सूना पड़ा है। पता नहीं कब एक बच्चे की किलकारी गूंजेगी हमारे घर और आंगन में। हमारे घर की बहू भी तो जबरदस्त फेमिनिस्ट है। मुझे तो लगता नहीं कि हम कभी दादा दादी बन पाएंगे। मुझे तो ये भी संदेह है कि सूर्यांश और निमिषा का रिश्ता टिकेगा भी नहीं। अमीर बाप की इकलौती बेटी, इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन, अगर रिश्ता टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए रिश्तों की कमी है क्या? सूर्यांश को पता नहीं कैसे ये लड़की पसंद आ गई थी। सूर्यांश ने लेखा को पसंद किया था, उसकी पसंद को गलत मत कहो। सूर्यांश का दिल टूटा हुआ था, एक टूटे हुए दिल को एक सहारे की जरूरत थी, इसीलिए जल्दबाजी में उसने फैसला लिया। हम लोग भी तो ये सोचकर बहुत खुश थे कि अमीर बाप की बेटी है, समाज में हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। नाक ऊंची तो हो गई, मगर समाज क्या हमारे घर की समस्या को देखने आता है? क्या हमारे घर में जो समस्या है उसका समाधान समाज निकाल पाएगा? नहीं, कभी नहीं। इसीलिए तो समाज में नाक ऊंची करके पहले अपने घर की बात में सोच लेनी चाहिए। आज अगर लेखा हमारे घर में बहू बनकर आती तो हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। आदित्य और जूही जैसे इतने अच्छे लोगों से हमारा एक करीबी रिश्ता होता। हम तो जूही के अतीत के पीछे पड़े हुए थे, वर्तमान के सुखद समय को छोड़कर। हम इंसानों की भी क्या मानसिकता है, अतीत के गुर्दे गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं, वर्तमान को जीना भूल जाते हैं, इसीलिए जीवन भर दुखी रहते हैं। जो आजकल हमारे साथ हो रहा है, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अभिनव के मन में अपराध बोध भर गया। रियली लेखा बहुत लकी है, उसे इतना एजुकेटेड एक लड़का मिला, जीवन साथी के रूप में जितना हैंडसम है उतना ही विनम्र है। लेखा को तो अब अमेरिकन बन गए। अच्छा किया उसने जो भी किया। इंडिया में तो उसे बचपन से लेकर अब तक कदम कदम पर अपमान तिरस्कार सहना पड़ा। बाकी जिंदगी चैन से जी सकती है। मुझे नहीं लगता वो कभी फिर इंडिया लौट कर आएगी। आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पुरानी यादें फिर ताजा होगी, फिर जख्म हरा होगा। क्यों आएगी इंडिया जब उसके हस्बैंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है? वो खुद भी तो पीएचडी कर रही है, एक दिन खुद भी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएगी। हाँ, कभी कभी मिलने तो आएगी, मगर हमेशा के लिए कभी नहीं आएगी। शंकर के मामा मामी भी तो अमेरिकन है, वहीं उसका ससुराल है, फिर अपने लोगों को छोड़कर क्यों आएगी? मैं तो दिल से दुआ करता हूँ कि दोनों खुश रहे और सफलता उनके कदम चूमे। दुआ देने के अलावा हम भी कर भी क्या सकते हैं? मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, दोनों हमेशा खुश रहे। अभिनव, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अनुषा भी तो एक अमेरिकन लड़की है, अमेरिका में पली बड़ी है, उसकी सोच अलग है, फिर भी देखो माँ बनने जा रही है। मगर हमारी निमिषा तो बच्चे के लिए सोच ही नहीं रही है। एक दिन मैंने कहा था तो गुस्सा हो गई, इतनी कड़वी बात कह दी थी, चिल्लाकर कहा था अगर आपको नाती पोती देखने का इतना ही मन है तो किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लो। मैं माँ बनकर किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहती, अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। कभी लगा कि माँ बनना है तो तब सोचेंगे, वरना मैं भी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लूंगी। आगे से मुझे कभी ऐसी बातें मत सुनाना। कहते कहते गीतांजलि की आंखों में आंसू निकल आए। अब रोने से क्या होगा गीतांजलि, हमने लेखा का जो अपमान किया वही हमें वापस मिल रहा है। कहते हैं न, पाई पाई का हिसाब इसी दुनिया में चुका कर जाना पड़ता है। लेखा जैसे इतनी अच्छी और मासूम लड़की को हमने कम दुख दिया है क्या? हमें अपनी धन संपत्ति पर बहुत अहंकार हो गया था, अब वही धन संपत्ति हमारे किसी काम की नहीं है। जब घर में सुख शांति नहीं है, केवल धन संपत्ति रहने से सुख नहीं मिलता। ये बात अब समझ में आ रही है। रिश्तेदार तो हमारे घर में अशांति फैलाकर चले गए, कभी हमारा हालचाल पूछने भी नहीं आए। ऐसे रिश्तेदारों से क्या रिश्तेदारी रखना। एक लंबी सांस ली अभिनव अरोड़ा ने। मुझे पता था मेरे भाई की सोच कंजर्वेटिव है, फिर भी मैंने उन्हें बुला लिया था, ये सोचकर कि रिश्तेदार नाराज न हो जाए। रिश्तेदारों के बारे में सोचते सोचते अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार ली। अब खून बह रहा है तो रिश्तेदार मरहम पट्टी करने नहीं आ रहे हैं। एक बात बताओ अभिनव, पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ देते थे। अब एकल परिवार हो गए हैं, मगर रिश्तेदार इतने स्वार्थी क्यों हो गए? किसी का सुख किसी से देखा नहीं जाता। पढ़ लिख समाज किस प्रगति की ओर जा रहा है? दूर के ढोल हमेशा सुहावने होते हैं गीतांजलि। हम एकल परिवार में पले बड़े, हमें संयुक्त परिवार के बारे में क्या पता? संयुक्त परिवार में कैसी कैसी समस्याएं होती थी, हमने अपनी आंखों से देखा नहीं, फिर किस बुत्ते पर कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार बहुत सुखी परिवार होता था? हाँ, वक्त पड़ने पर एक दूसरे के सुख दुख में जरूर भाग लेते थे, मगर इससे ये सिद्ध नहीं होता कि सब लोग सुखी होते थे। बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो विचारों की टकरार तो जरूर होती थी।
क्या पता सुख की परिभाषा क्या, आज तक समझ में नहीं आया। सोचा था रुपए पैसे से सुख आता है शायद, मगर वो भी देख लिया कि इसमें भी सुख नहीं है। सुख शायद अंतर्मन की एक भावना है। अपने मन में यही भावना जब जागृत होती है तो सुख की अनुभूति हो सकती है। लेखा और शंकर के चेहरे की उज्ज्वलता बता रही थी कि दोनों के मन में सुख की भावना जागृत हो गई है। दोनों काफी मेच्योर लग रहे थे। इसीलिए बच्चे जब मेच्योर हो जाए उसके बाद ही शादी का फैसला करना चाहिए। बच्चे कॉलेज जाते ही हम लोग उसकी शादी के बारे में सोच लेते हैं। मुझे लगता है शादी का फैसला बच्चों पर छोड़ देना चाहिए, माता पिता को। लेखा ने जब सूर्यन से शादी तोड़ दी थी तब मुझे बुरा लगा था, मगर आज मुझे लग रहा है उसने सही फैसला लिया था। तुम सही कह रही हो गीतांजलि, सबकी अपनी डेस्टिनी होती है। लेखा की डेस्टिनी यही है, इसीलिए तो शादी टूट गई थी। लेखा और सूर्यंश एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। शंकर और लेखा एक दूसरे के लिए बने हैं, तभी तो अमेरिका जाकर शंकर से मिली लेखा। दोनों को देखकर मेरा दिल खुश हो गया। गीतांजलि की ओर देखकर अभिनव अरोड़ा मुस्कुरा पड़ा तो गीतांजलि भी मुस्कुरा पड़ी। निमिषा माँ बनना चाहती है, ये बात सूर्यांश के मम्मी पापा को पता नहीं है। निमिषा और सूर्यांश ने ये बात अपने तक सीमित रखी, क्योंकि समय आने पर दोनों अपने मम्मी पापा को अचानक खुशी देकर चौंकाना चाहते हैं। इस बात से अनभिज्ञ सूर्यांश के मम्मी पापा अपने दुख एक दूसरे को बताकर मन हल्का कर रहे थे। घर के पास आकर अभिनव अरोड़ा ने गाड़ी में ब्रेक मारी और झटके से गाड़ी रुक गई। अपने आलीशान बंगले को देखकर खड़े खड़े बहुत देर तक देखते रहे, फिर धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश किया। घर में एक ऐसा सुनापन है जो दोनों को अंदर तक चुभता है, मगर खामोशी से चुभन सहना पड़ता है। दोनों ने ही नहीं सोचा था घर इतना सुना सुना रह जाएगा। सूर्यांश की शादी करके दोनों बच्चों की किलकारियां सुनने के सुख सपन देख रहे थे, मगर ये सपना तो सपना बनकर ही रह गया। दोनों इसी प्रतीक्षा में हैं कि वो सुबह कभी तो कभी आएगी जब स्वप्न साकार होंगे। लेखा और शंकर दोनों चाहते थे कि उनकी शादी में भारतीय रीति रिवाज का पूरी तरह पालन हो। जूही और आदित्य ने दोनों की इच्छा अनुसार सारी रस्में रिवाजों को मनाने की पूरी कोशिश की। इसमें लेखा की नानी और दादी ने पूरी मदद की। शंकर के मामा मामी दोनों इस शादी से बहुत प्रसन्न है। बहुत समय से अमेरिका में बैठकर दोनों ने ऐसी शादी नहीं देखी थी। शंकर की पहली शादी में दोनों अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाए थे। शंकर और एंजेला ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। उसके बाद घर में थोड़ी सी भारतीय रीति रिवाज निभाई थी गायत्री ने। एंजेला के इच्छा अनुसार फिर दोनों जाकर चर्च में पादरी के सामने क्रिश्चियन नियमानुसार शादी की थी, मगर इस बार भारतीय रीति रिवाज से शादी होते देखकर दोनों अंतर्मन से खुश है। शादी के इस समारोह का दोनों ने भरपूर आनंद भी लिया। आज सुहागरात की रीति रिवाज पूरी हो रही है। सुहागरात के कक्ष को निर्भय अनुषा ने मिलकर अपने मनपसंद सुगंधित फूलों से सजाया। लेखा को सजाकर अनुषा उसे अपने कमरे तक छोड़ आई। थोड़ी देर बाद निर्भय शंकर को उसके कक्ष तक ले गया। जाते जाते शंकर का मन स्मृति की दुनिया में विचरण करने लगा। सज धज कर आज तो लेखा बहुत खूबसूरत लग रही होगी। खूब सारे गहने डिजाइनर साड़ी पहनी होगी। किस कलर की साड़ी पहनी होगी? वही ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी होगी जो हम दोनों ने मिलकर पसंद की थी। पता नहीं जाकर देखता, मगर आज मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है। लेखा को तो मैं कितने सालों से जानता हूँ, उसके साथ कितना काम किया है, बातें की है, घुमा भी है, तब तो इतना तेज दिल नहीं धड़कता। आज मुझे उसके पास जाने में झिझक क्यों हो रही है? एक तो उसे देखने के लिए मन बेताब है, ऊपर से झिझक भी। उसके सामने जाकर पहले मुझे क्या करना है यही समझ में नहीं आ रहा है। शंकर के लिए प्रतीक्षा करते करते लेखा का मन सोच की गलियों में भटकने लगा। पता नहीं आज क्यों इतना दिल धड़क रहा है। शंकर को कितने सालों से जानते हुए ऐसा कभी नहीं हुआ। शंकर के आने के बाद क्या करूंगी मैं? उसके सामने मुझे बहुत शर्म आएगी। मेरी दिल की धड़कनें अगर उसने सुन ली तो मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, मुझे खुद को शांत करना पड़ेगा। अचानक एक सुंदर सी सुगंध कमरे में फैल गई तो लेखा ने आंखें उठाकर देखा। सामने खड़े होकर शंकर मुस्कुरा रहे हैं। उनसे आंखें मिलाते ही शर्माकर लेखा ने आंखें झुका ली। पास आकर शंकर ने उसके चेहरे को हाथों से उठाकर कहा, मुझे देखकर आंखें क्यों झुका ली? लेखा ने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद करके कहा, मुझे शर्म आ रही है। लेखा की आंखों की प्यार की सौगात देखकर शंकर ने कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। आज तो मिलन की रात, आज शर्माने से कैसे चलेगा? इस रात के लिए ही तो इतने सालों से हम दोनों इंतजार कर रहे हैं। आंखें बंद करके लेखा ने कहा, इंतजार तुमने किया होगा, मैंने नहीं। मेरी ओर देखकर ये बात कहो। लेखा, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे मालूम है तुम इंतजार कर रही थी, आज झूठ बोल रही हो। धीरे से लेखा ने आंखें खोलकर कहा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी के लिए इंतजार नहीं कर रही थी।
मुस्कुराकर शंकर ने लेखा के दोनों हाथ से पकड़कर बेड से उतारा और अपने सामने खड़ा कर लिया। लेखा के होठों पर अपने होठ रखने ही जा रहा था तो लेखा ने उसके होठों पर अंगुली रखकर कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। आज रात हम बैठकर बातें करेंगे, बहुत सी बातें मन में जो अभी कह नहीं पाई। लेखा को खींचकर अपने आगोश में भरते हुए शंकर ने कहा, क्या कहना है, जरा नजदीक आकर कहो, मुझे कम सुनाई देता है। प्यार भरी नजरों से शंकर को देखते हुए मुस्कुराकर लेखा ने कहा, झूठे, बहुत झूठे हो तुम। और तुम क्या हो, तुम भी तो बहुत झूठी हो। तुमने अभी कहा कि इस रात के लिए तुमने इंतजार नहीं किया। ये झूठ नहीं है क्या? इंतजार किया कि नहीं कहना जरूरी है क्या? दिल की धड़कनें नहीं बता रही है क्या? लेखा को नजदीक खींचकर शंकर ने कहा, पास आ जाओ, सुनना चाहता हूँ दिल की धड़कनें क्या कर रही है। तुम बहुत दुष्ट हो मगर प्यारे हो, अभी मेरी दुष्टता कहाँ देखी है? लेखा ने शर्मा कर कहा, तुम प्यारे से बेशर्म भी हो। वो तो मैं हूँ, हाँ, अब सुनाई दे रही है तुम्हारी दिल की धड़कनें। दिल की धड़कन कह रही है, साजन तुम मुझे बाहों में ले लो, मुझे जी भरकर प्यार करो। आज तुम ना रहो, आज मैं ना रहूं, आज दो जिस्म एक जान हो जाने दो। लेखा की आंखें देखकर शंकर मुस्कुरा पड़ा तो लेखा ने शर्माकर शंकर के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। शंकर के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि लेखा को धक धक की आवाज सुनाई देने लगी। तो उसने शरारत सूझी, शंकर तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कह रही है? कितनी तेज धड़क रहा है दिल? दिल धड़क कह रहा, करीब आ जाओ, मुझे और न सताओ, आओ दोनों मिलकर एक हो जाएं, दुनिया से बेखबर हो जाएं। शंकर की ओर देखकर लेखा ने कहा, एक प्यारी भरी दृष्टि डाली। दो टूटे हुए दिल जुड़कर आज एक हो गए। उम्र भर अलग न होने का वादा करके आज दो दिल शर्मा पर्दा हटाकर एक दूसरे के सपने पूरे करने में शरीक हो गए। दोनों के इस मिलन को देखकर आज चांद भी दूर बैठकर मुस्कुरा रहा है। वर्षों प्रतीक्षा करने के पश्चात चोपड़ा विला में ये सुहानी भोर आई है, इसीलिए आज घर में खुशी का वातावरण है। नाश्ता करने के पश्चात घर के सब लोग चिंता मुक्त होकर ड्राइंग हॉल में बैठे हैं। लेखा की शादी शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। अनुषा की गोद भराई की सारी रस्में भी निर्विघ्न पूरी हुई। सब लोग आज अक्सर हुए हैं, इसलिए बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सबकी उपस्थिति में आज निर्भय को एक सरप्राइज देना है, इसीलिए अवसर देखकर सबसे पहले उसने कहा, सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए, मेरी बातें सुनिए। मैं आप सबके सामने लेखा को एक उपहार देना चाहता हूँ। शादी में पापा ने बहुत कुछ दिया, इसलिए मैं कुछ नहीं दिया। मैंने अपना उपहार सरप्राइज रखा। सब लोग आश्चर्यचकित होकर निर्भय की ओर देख सबसे पहले दादी निशा ने कहा, निर्भय ऐसा क्या उपहार देने वाला है, तू जल्दी से बता, जानने की इच्छा हो रही है। हाँ निर्भय बेटा, मुझे भी जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। कौन सी बात कहने वाले हो, जल्दी कहो, अधीर होकर जूही ने कहा। कुछ नहीं दादी, सुबह सुबह मजाक सूझा, सबके सामने मेरी हंसी उड़ाना चाहता है। निर्भय को अब जानती नहीं हो क्या? लेखा ने निर्भय को देखकर मुस्कुराकर कहा। प्रतिभा ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो लेखा? निर्भय बहुत अच्छा लड़का, अवश्य कोई चौंकाने वाली बात कहेगा। सुनने के लिए मैं भी बेचैन हूँ। जो भी बताना है जल्दी से बता। निर्भय क्यों इतनी पहेलियां बुझा रहा है? आदित्य भी सुनने के लिए अधीर हो उठा। एक कागज निकालकर लेखा की ओर बढ़ाते हुए निर्भय ने कहा, ये लेखा का सरप्राइज गिफ्ट मेरी ओर से। आश्चर्य से निर्भय की ओर देखते हुए लेखा ने कहा, मुझे पता था मेरे साथ तुम मजाक करने वाले हो सबके सामने। ये कैसा गिफ्ट है, इसमें क्या लिखा है? निर्भय तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, खुद ही पढ़कर देखो उसमें क्या है। लेखा ने निर्भय के हाथ से कागज लिया। थोड़ी देर में सब कुछ पढ़ा। उसकी आंखों से अश्रु की बूंदें झिलमिलाने लगी तो देखकर वहां बैठे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जूही सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या लिखा है उस पेपर में जो लेखा की आंखों में आंसू आ गए। अधीर होकर जूही ने कहा, लेखा क्या लिखा है उसमें, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? लेखा ने कुछ नहीं कहा। भावुकता में वो उठकर निर्भय के गले लग गई और रो पड़ी। थैंक यू वेरी मच निर्भय, मुझे इतना कीमती और प्यारा गिफ्ट देने के लिए। सच्चे मायने में तुम मेरी दोस्त हो। निशा ने अधीर होकर कहा, उसमें क्या लिखा है लेखा, सबको बताओ, हम सब बहुत बेचैन हो रहे हैं। अधीर होकर नानी प्रतिभा ने कहा, लेखा जल्दी से बताओ, इसमें ऐसा क्या लिखा है जो तुम्हारी आंखें भीग गई। सबकी ओर मुड़कर लेखा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ये पेपर वो जमीन का कागजात है जिस जमीन पर मेरे सपनों का घर, अपना घर बनने वाला है, जहाँ पर समाज से तिरस्कृत बच्चे रहेंगे, उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी, उनकी जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज तक तो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम सबने बनाया, मगर मैं इसे आश्रम का नाम देना नहीं चाहती ताकि सब बच्चों को लगे वो उनका अपना घर है। मगर निर्भय अपना घर बनाने के लिए तो बहुत फंड चाहिए और मैं अमेरिका में रहूंगी तो सहयोग भी नहीं कर पाऊंगी।
फिर कैसे पूरा होगा अपना घर। लेखा की बातें सुनकर सबके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी और भावुकता से आंखें गीली हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा उपहार निर्भय लेखा को दे सकता है। सबके सब एकदम चुपचाप, किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं। अनुषा अब तक चुपचाप थी, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही। उसे मौका मिला तो उसने, मेरी ओर से भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है लेखा। आश्चर्यचकित होकर लेखा ने अनुषा की ओर देखकर कहा, तुम क्या सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हो अनुषा? फिर वहां पे बैठे सब लोगों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव। अनुषा की बातें सुनने के लिए सब लोग सांस रोककर बैठे हैं। अनुषा ने कहना शुरू किया, निर्भय और हमने मिलकर सोचा कि तुम्हारे हिस्से की जितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम कर देंगे। फिर उस प्रॉपर्टी से तुम जैसा चाहो अपना घर बनाओ, अपना सपना पूरा करो। हमने पापा से बात कर ली है, पापा भी तैयार हैं इसके लिए। लेखा ने आगे बढ़कर अनुषा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया अनुषा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी तुम ऐसा कुछ करने जा रही हो। मुझे खुशी है आज तुम्हें इस रूप में देखकर। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ, चोपड़ा विला की एक बेटी जा रही है तो दूसरी बेटी आ गई। चोपड़ा विला की खुशी की रौनक अब कभी कोई कमी नहीं आएगी। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी मेरे मम्मी पापा दादी नानी जिम्मेदारी सही हाथों में। अनुषा बुरा न माना, मुझे संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए। संपत्ति जैसी थी वैसी ही रहेगी, उसका बंटवारा नहीं होगा। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये गिफ्ट दोगी मुझे बहुत खुशी होगी। कैसी मदद चाहिए? तुम इंडिया में रहकर अपना घर बनाने में निर्भय की मदद करोगी। जब घर बन जाएगा तो उसकी देखभाल तुम करोगी। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं साल में 1-2 बार आकर सब कुछ देखूंगी। शंकर और हमने भी सोचा हमारी इनकम में से 30% अपने घर के लिए देंगे। अनुषा के मुंह से इतनी अच्छी बात सुनकर शंकर भी अनुषा के पास आया और उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर सिस्टर। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, मुझे मालूम है कि मेरी अनुषा कभी भी बुरी नहीं हो सकती। तुम्हारे इस रूप को मैं बहुत समय से देखना चाहता था। आज मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है। तुम हमेशा ऐसे ही रहो, प्यार बांटते रहो, देखना कितना प्यार मिलता है। शंकर का प्यार भरा स्पर्श पाकर अनुषा की आंखें छलक आई। भराई हुई आवाज में उसने कहा, शंकर भैया, तुम अपने भांजे या भांजी को देखने नहीं आओगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैं अवश्य आऊंगा। लेखा ने भी कहा, मैं बुआ बनने वाली हूँ, मैं भी जरूर आऊंगी। अनुषा, चोपड़ा विला के जो खुशी की सौगात तुम देने वाली हो, इसके लिए चोपड़ा विला हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा मेरा दोस्त। अनुषा लेखा से लिपट कर रो पड़ी। थैंक यू लेखा, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम केवल मेरी दोस्त ही नहीं, इस चोपड़ा विला की रौनक भी हो। मैं अपने मम्मा पापा को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ अनुषा। इस घर में तुम्हें एक बेटी का रोल निभाना है, मेरी खाली जगह को भरना है। मम्मी पापा और निर्भय से जीवन में बहुत दुख देखे, उनके जीवन में खुशियां भरना अब तुम्हारा काम है। देखना किसी को खुशी देने से खुद की जिंदगी भी कैसी खुशी से भर जाती है। तुमने मुझे जो जिम्मेदारी दी है लेखा, पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगी। मैं भी तुम्हें अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी सौंपती हूँ। आज से उस घर की बेटी तुम हो। मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। तुम निश्चिंत रहना और खुश रहना। मैं वादा करती हूँ लेखा, तुम्हारा सपना अपना घर पूरे हिंदुस्तान के आकाश में एक तारा बनकर चमकेगा। आंखों में आंसू लेकर लेखा और अनुषा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। ड्राइंग रूम में जितने लोग बैठे हैं सबकी आंखों में आज एक खुशी के आंसू है। भाभी और ननद का वार्तालाप सुनकर दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण देखकर सबको इसी दिन का तो इंतजार था। निर्भय ने ताली बजाकर लेखा के इस निर्णय को सम्मान दिया तो हॉल में बैठे सब लोग मिलकर जोर जोर से ताली बजाने लगे और पूरे हॉल में तालियों की आवाज गूंजने लगी। इतनी देर के बाद अनुषा की मम्मी गायत्री ने आंखों में आंसू लेकर कहा, अनुषा बेटा, तुमने हमारी लाज रख ली। इतने समय से हम शर्मिंदगी के अंधेरे के पथ पर भटक रहे थे। कल हम देश लौटेंगे तो गर्व से सिर ऊंचा करके मन में खुशी का आलोक लेकर लौटेंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि चोपड़ा विला खुशियों की महक से महकेगा। आने वाला नया मेहमान इस खुशी के आलोक में अपनी आंखें खोले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अनुषा बेटा, अब तुम हमेशा ऐसे ही रहना, इस घर को खुशियों से भर देना। देखना तुम्हारी जिंदगी भी खुशी से भर उठेगी। खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, ये बात हमेशा याद रखना। कहते करते वेंकटेश सुब्रमण्यम की आंखें आज भी गीली हो गई। कल अनुषा के मम्मी पापा दोनों अपने देश के लिए रवाना होने वाले हैं। लेखा और शंकर भी हनीमून के लिए परसों गोवा के लिए रवाना होने वाले हैं। गोवा से फिर दोनों अमेरिका की ओर रवाना हो जाएंगे। चोपड़ा विला में जो खुशी का दीप जला है, उम्मीद है अनुषा और निर्भय मिलकर उस दीप को हमेशा जला कर रखेंगे। एक प्यारा सा बच्चा आएगा, उस खुशी की दीप के लो को और तेज कर देगा। बच्चे की किलकारी सुनकर जूही और आदित्य, नानी निशा, नानी प्रतिभा खुशी के सागर में डूब जाएंगे।
बहुत संघर्ष और लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर चोपड़ा विला में खुशी की किरणें बिखरी है। जीवन में कुछ भी निर्विघ्न नहीं मिलता, समय परीक्षा लेती है, समय ने समझा दिया। अब सबके हाथों में है, इस खुशी को निरंतर बनाए रखें। एक घर केवल ईंट-गारे की दीवारों से नहीं बनता, उसमें रहने वाले लोगों का आपसी संबंध, प्यार की भावना ईंट-गारे की इमारत को घर बनाता है। इतने समय के पश्चात चोपड़ा विला अब सही अर्थ में घर बन गया। तो दोस्तों, आइए मेरे प्यारे पाठकों और दोस्तों, हम भी यही कामना करते हैं कि चोपड़ा विला में खुशियों के फूल हमेशा खिलते रहें और उसकी महक से चारों दिशाएं महकती रहे। चोपड़ा विला की खुशी की महक लेखा, शंकर, अनुषा और निर्भय के द्वारा बनाए जाने वाला अपना घर भी महका दे और समाज से तिरस्कृत कुछ बच्चों को जीवन की दिशा मिले। तो दोस्तों, आज की ये हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। हम आपके लिए ऐसी ही नई-नई कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।